हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन रहेगा, वैसे तो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट विल बी द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और यहां पर मैं जो वर्ड लिखने वाला हूं दैट इज फ्लेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, आप समझिएगा इस टॉपिक को अच्छे से। अब बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है, उसके ऊपर फ्लेक्चर एक्शन मतलब कि बेंडिंग अगर हो रही है, तो मुझे किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के उस तरीके के स्ट्रक्चरल मेंबर को डिजाइन करना है। ये बात समझ में आई? यही चीज हमको यहां पर सीखना है। तो अपने आप में क्या हो गया, ये एक अपने आप में नया क्या हो गया, एक चैप्टर हो गया, एक नया कंसेप्ट हो गया, ठीक है, एक नई डिजाइन की अप्रोच हो गई, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द लिमिट स्टेट, विच इज बेस्ड ऑन द लिमिट स्टेट मेथड। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कुछ अजम्पशंस को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अजम्पशंस को स्टडी करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इसके अजम्पशंस को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया? तो चलिए पहला हम लोग क्या करते हैं, अजम्पशन को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चलिए द वेरी फर्स्ट अजम्पशन है ना, द वेरी फर्स्ट अजम्पशन क्या है हमारा फर्स्ट अजम्पशन, प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन, प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, है ना, आफ्टर बेंडिंग, क्योंकि फ्लेक्चर ऑपरेशन है तो फ्लेक्चर मतलब क्या हो जाएगा, बेंडिंग। और इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स, है ना, विच मीन्स द स्ट्रेन वेरिएशन, क्या लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, विच मीन्स द स्ट्रेन वेरिएशन ओवर द क्रॉस सेक्शन, स्ट्रेन वेरिएशन ओवर द क्रॉस सेक्शन, ओवर द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। क्या लिखा हम लोगों ने, ओवर द क्रॉस सेक्शन इज लीनियर। ये बात समझ में आया? प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब ये होगा कि जो हमारा स्ट्रेन वेरिएशन होगा ओवर द क्रॉस सेक्शन वो लीनियर होगा, मतलब जो एक्सट्रीम फाइबर होंगे वहां मैक्सिमम होगा, है ना, और जो बीच वाला मिड पे जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस वाला होगा सेक्शन, वहां पर वो जीरो हो जाएगा। अब इसे मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से और समझा देता हूं। चलिए देखिए, अगर मेरे पास एक सेक्शन है ना, अगर मेरे पास क्या है, इस तरह से ऐसा समझिएगा, है ना, इसको हम लोग यहीं पर देखते हैं, ठीक है, ये आप लोग ऐसे देखिए, है ना, क्या लिखा मैंने अजम्पशन कि प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। तो अगर मेरे पास मान लीजिए इस तरह से रेक्टेंगुलर सेक्शन है ना, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर मैंने क्या करा, यहां पर देखिए एक मिड में एक एक्सिस क्या करी मैंने, ऐसी प्लॉट करी, ऐसा प्लॉट करा मैंने। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, आप ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग लिखा हुआ है तो जो स्ट्रेन वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा, मतलब एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होगा, है ना, एक्सट्रीम फाइबर पे क्या होगा, इस तरह से मैक्सिमम आ गया, है ना, एक्सट्रीम फाइबर पे क्या हो गया, इस तरह से मैक्सिमम आ गया। ये देखिए, ये एक्सट्रीम फाइबर पे क्या हो गया, इस तरह से मैक्सिमम आ गया। यहां पर देखिए आप ध्यान से, ये देखिए, ये एक्सट्रीम फाइबर पे क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, ठीक है, ये क्लियर। अब लीनियरली तो वेरी कर रहा है ना, ये देखिए धीरे 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 क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं, लीनियर वेरिएशन। ये देखिए धीरे धीरे इस तरह से क्या होते जा रहा है, ये यहां पर देखिए बढ़ते जा रहा है। ये बात समझ में आया? दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्ट्रेन वेरिएशन, ठीक है। ये क्यों इनेबल हुए हम लोग ये लिखने के लिए, क्योंकि प्लेन सेक्शन विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, हमने एक अजम्पशन आपको बताया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे के अजम्पशंस की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट अजम्पशन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट अजम्पशन, है ना। तो नेक्स्ट अजम्पशन हमारा रहेगा, देखिए अजम्पशन नंबर 2 लिख रहा हूं मैं यहां पर, है ना, अजम्पशन नंबर 2, अजम्पशन नंबर 2 रहेगा द मैक्सिमम
अजम्पशन नंबर 2 रहेगा द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन है ना इज लिमिटेड टू, है ना, इज लिमिटेड टू 0.0035 फॉर कॉन्क्रीट। क्या लिखा हमने? 0.0035 फॉर कॉन्क्रीट। सवाल आया क्या सर ये वैल्यू याद रखना है? तो मैं जवाब दूंगा इसे मरते दम तक याद रखना कि द कंप्रेसिव स्ट्रेन इज लिमिटेड टू 0.0035 फॉर कॉन्क्रीट। क्लियर हो गई बात आप लोगों को? चलिए थर्ड, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो ध्यान रखेंगे द स्ट्रेस, है ना, द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। क्या लिख रहे हैं हम लोग? द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर या फिर ऑफ कंक्रीट। ये देखिए ऑफ कंक्रीट इज, क्या होता है? जितने भी बच्चे इस समय नॉन लीनियर सोच रहे हैं, बहुत बढ़िया बात, क्योंकि जो पढ़ाया मैंने आपको वो आपको याद होते जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपने नॉन लीनियर बोला है तो बहुत बढ़िया बात, बट अजम्पशन है तो हम लोग लिखेंगे इज। मैं इसको दूसरे कलम में लिखता हूं। क्या होगा उसके शेप का नाम? रेक्टेंगुलर। क्या होगा उस शेप का नाम? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। कैसा शेप होगा? रेक्टेंगुलर पैराबोलिक। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को? अब इस रेक्टेंगुलर पैराबोलिक को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ये देखिए इस रेक्टेंगुलर पैराबोलिक को हम लोग समझते हैं। चलिए, तो इस वाले पॉइंट से क्या होगा, ये जो अभी मैं आपको रेक्टेंगुलर पैराबोलिक समझाऊंगा ना, इससे एक फायदा होगा। सेकेंड और थर्ड दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाले हैं। चलिए, तो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक समझते हैं बच्चों। ये देखिए है ना, पहले तो जो पुराना पढ़ाया उसको समझा देता हूं, है ना। यहां पर हम लोग क्या लिखते थे जनरली, ये हमारा स्ट्रेस रहता है ना, और यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, इस तरह से स्ट्रेन लिखते हैं। यही था हमारे पास। ठीक है, अब जो हमारा पुराना डायग्राम था, पुराने डायग्राम में क्या होता था, ये हमारा डायग्राम ऐसे जाता था और यहां पर क्या होता था, पीक आता था। ठीक है, यहां पर क्या होता था, पीक आता था। इसको अपन और ऊपर ले जाते हैं, इस पीक को एकदम हायर ग्रेड का कंक्रीट ले लेते हैं, ऐसा कर लीजिए। ये देखिए ये ऐसे जाता था, यहां पर मान लीजिए ये पीक आया, है ना, यहां पर क्या होता था, ये पीक आता था। अब ये जो पीक है इसके करस्पॉन्डिंग ही मुझे क्या होती थी, इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती थी। इससे करस्पॉन्डिंग ही मुझे इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती थी। अब जो पीक आता था वो किस स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग आता था, तो 0.02, दैट इज 0.2%। याद है आपको ये बात? ये याद रखना, कहा था हमेशा याद रखना। आरसीसी पढ़ने के साथ, पढ़ने के बाद, एग्जाम देने के बाद सब याद रखना। एग्जाम देते समय भी याद रखना कि जो पीक आएगा कंक्रीट का वो कहाँ आ रहा है, 0.2% पर आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता था, ये कुछ जो मेरा ग्राफ होता था वो इस तरह से नीचे की तरफ आ जाता था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये इस तरह से होता था हमारे पास। लेकिन अब समझिएगा, अब कहानी बदल गई। अब कहानी इसलिए बदल गई क्योंकि जो मेरा शेप है वो रेक्टेंगुलर पैराबोलिक हो गया। तो पैराबोलिक पोर्शन तो आपको यहां पर दिख गया होगा। अब यहां पर देखते हैं हम लोग इस तरह से रेक्टेंगुलर पोर्शन, है ना, इस तरह से देखते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर पोर्शन। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने यहां पर एंड कर दिया, तो क्या जहां पर मैंने एंड करा, अगर मैं उस पॉइंट को स्ट्रेन पे देखूं तो यहां पर मुझे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन दिखना चाहिए। और क्या असम्पशन लिखा, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इज लिमिटेड टू 0.0035 फॉर कंक्रीट। तो क्या यहां पर ये 0.0035 मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर 0.0035 ऐसा लिख सकता हूं। और अगर यहां पर इसका वैल्यू मेरे पास FCK होगा, इसका वैल्यू FCK क्यों होगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ FCK ही आएगी। क्लियर हो गई बात? अब देखिएगा मैं यहां पर एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, सेम शेप की। ये देखिए ऐसे, और ये आया मैं यहां पर ऐसे, और मैं यहां पर ये ऐसे गया, और फिर मैं यहां पर इस तरह से आ गया। तो अगर ये FCK रही ना बच्चों, तो देखना यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये FCK रही यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, FCK डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, FCK डिवाइडेड बाय 1.5, कितना हो जाएगा 1.5, और ये जो वैल्यू होती दैट इज 0.67 FCK
दैट इज 0.67 FCK। और उसी तरह से अगर अपन ने यहां पर देखा तो ये क्या होता था 0.67 FCK, 0.67 FCK डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये कितना हो जाता था 0.45 FCK। ये याद है आप लोगों को? ये सारी बातें हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये सारी बातें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 0.67 FCK, है ना, 0.67 FCK और 0.45 FCK वाली चीजें जो है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैंने यहां पर इस कर्व को जहां पे मैं 0.67 FCK अपनी स्ट्रेंथ बता रहा हूं, तो क्या मैं इसको यहां पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल सकता हूं? कैरेक्टरिस्टिक, है ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बोल सकता हूं। और इसको क्या मैं यहां पर डिजाइन कर्व बोल सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैं स्ट्रेंथ कौन सी लेके चल रहा हूं? 0.45 FCK लेके चल रहा हूं। तो ये बात समझ में आई थी आप लोगों को? ठीक है। अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि सर आपने ये चीज बताई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब मैं लिमिट स्टेट मेथड में एक RCC स्ट्रक्चर डिजाइन करूंगा तो मुझे किस कर्व को लेके चलना है? तो भैया इसका जवाब भी आपको पता होगा, क्योंकि आप डिजाइन स्ट्रेंथ लेते हो, आप डिजाइन लोड लेते हो, तो आप कर्व कौन सी लोगे? डिजाइन कर्व ही लेके चलोगे। ये वाला जो कर्व है, इतना जो पोर्शन है, इसी को हमको क्या करना है? RCC के लिए स्टडी करना है। इतना जो हमारा पोर्शन है, इसी को लिमिट स्टेट मेथड RCC के लिए हमको स्टडी करना है। क्या आपको यह वाला पार्ट क्लियर हो गया? क्या आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? देख लीजिए बच्चों, है ना। तो अभी हमने क्या करा, कितने अजम्पशंस पढ़ लिए हम लोगों ने? हमने इसके 3 अजम्पशंस पढ़े, लेकिन आप 3 अजम्पशंस की तरफ ध्यान से देखोगे तो हमको कितनी सारी यहां पर डिटेल मिली है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इज इट? चलिए, आई होप आप लोगों को इन अजम्पशन से ये समझ में आया होगा कि किसी भी जब हम लोग मेथड की तरफ जाते हैं तो हमें कितने सारे अजम्पशंस को क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो फिर अगर इतना पार्ट आप लोगों को क्लियर है तो आगे के असम्पशन देखते हैं। तो 3 असम्पशन हम लोगों ने यहां पर पढ़ लिए। 3 असम्पशंस पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली 4th असम्पशन पढ़ेंगे। 4th असम्पशन, तो सबसे पहले हम लोगों का जो 4th असम्पशन रहेगा, दैट विल बी दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर? देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। हम मानेंगे ही नहीं कि कंक्रीट में कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बल्कि हमने पढ़ा है मॉडुलस ऑफ रप्चर या फिर फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एग्जैक्टली यही पढ़ा कि जब फ्लेक्सर लग रहा होगा तो कंक्रीट के अंदर कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी? डेवलप होगी। तो दैट वाज 0.7 अंडर FCK, बट हम उसे इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। अब 5th पॉइंट, इसे बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि यह है हमारे लिए स्ट्रेस, यह है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर स्टील, है ना, फॉर स्टील, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? फॉर स्टील, ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, क्लियर? चलिए, अब समझते हैं हम लोग कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ स्टील है, इसको मैंने इतना एम्फेसिस क्यों किया और ये क्यों कहा कि आप इसको जरूर समझिएगा, है ना। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, अब समझिएगा बच्चों, है ना। चलिए, जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा स्टील का, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये देखिए, है ना। तो पहला जो डायग्राम होगा वो मैं किसके लिए बना रहा हूं बच्चों? माइल्ड स्टील के लिए बना रहा हूं। पहला जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ना यहां पर, वो किसके लिए बना रहा हूं? माइल्ड स्टील के लिए। तो लिख देता हूं, उसका हेडिंग अभी डाल दूंगा। यहां हो गया मेरे पास स्ट्रेस और यहां पर हो गया मेरे पास स्ट्रेन। क्या हो गया मेरे पास यहां पर? स्ट्रेन। और ये जो मेरा ग्राफ है, ये किस स्टील के लिए बना रहा हूं मैं यहां पर? ये भी अपन लोग क्या कर देते हैं? नोट कर देते हैं यहां पर, दैट इज फॉर माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का यील्ड स्ट्रेंथ कितना? 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्या खासियत? हाई डक्टिलिटी। क्या डिसएडवांटेज? लो यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। अब जब मैंने यहां पर क्या करा था, आप लोगों को शायद याद होगा कि जब मैं यहां पर टेंशन लगा रहा था तो मेरा ग्राफ ऐसे जा रहा था और ग्राफ जाके यहां पर ऐसे गया था और फिर
यहां पे जाके ये ऐसे बना था, ठीक है, ये इसका एक्चुअल था, है ना, ये इसका क्या था यहाँ पर, ये इसका क्या था, एक्चुअल क्या था, हमारा ग्राफ था। अब ये एक्चुअल ग्राफ था, तो अपन क्या कर रहे हैं, इस एक्चुअल ग्राफ को आइडियलाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस एक्चुअल ग्राफ को आइडियलाइज या फिर अज्यूम में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मुझे एक पॉइंट मिला था, इवन हम ऊपर वाले पार्ट को भी क्या कर रहे हैं, यहां से हटा रहे हैं। जो हमें ऊपर एक पॉइंट मिला था जिसको हमने कहा था यील्ड स्ट्रेंथ, क्या कहा था हमने, इसको यील्ड स्ट्रेंथ कहा था, हाँ या ना, यील्ड स्ट्रेंथ कहा था। अब यील्ड स्ट्रेंथ के बाद ये जो कर्व ऐसे जा रहा था ना, इसको ऐसे नहीं बल्कि सिर्फ स्ट्रेट ही क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, स्ट्रेट ही क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो ये मिल गया मुझे एफ वाई। क्या ये बात समझ में आया? इतना शायद आपको याद होगा कि ये जो मेरा स्लोप था, है ना, ये जो मेरा स्लोप था, ये क्या था, मेरा ई एस था, ये स्लोप क्या था मेरे पास, ई एस था। लेकिन क्या मेरा जो एफ आई है, जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है, जो मेरा, है ना, ये जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील का, क्या ये मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ है स्टील का इन एलएसएम? तो आप जवाब दोगे नहीं सर, आपने हमको पढ़ाया है कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगा, आप बोलोगे कि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो डिजाइन स्ट्रेंथ है किसके लिए, हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए स्टील के लिए, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील जो है हमारे लिए वो है हमारा एफ वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.15, और इससे आंसर मिलता है आपको 0.87 एफ वाई, है ना। मतलब एक्चुअली में जो मुझे डिजाइन कर्व लेना होगा वो मुझे कहीं यहां पर लेना पड़ेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो स्ट्रेस होगी वो 0.87 एफ वाई लिखना होगा, जो कि एफ वाई अपॉन में 1.15 रहेगी, एफ वाई अपॉन में 1.15 रहेगी, ठीक है। तो अगर ये एफ वाई अपॉन में 1.15 है, तो ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको कर्व बताई, कौन सी वाली, यहां से इस पॉइंट से लेकर, है ना, इस पॉइंट से लेकर यहां पर और ये यहां पर, ये आपका क्या होगा, वो पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा जो आपको एलएसएम के अंदर डिजाइन करते समय जब आप स्टील का यूज करोगे तो आपको ये कर्व क्या करना पड़ेगी, अज्यूम करना पड़ेगी, ठीक है। ये बात समझ में आया? अब सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फेलियर हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा फेलियर हो गया क्योंकि यील्ड वहीं पे पहुंचा ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे स्ट्रेन निकालना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे स्ट्रेन निकालना होगा। तो स्ट्रेन अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर है ना, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास, 0.87 एफ आई हो गया, है ना, और नीचे बेस मेरा क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया, और जो स्लोप होगा दैट विल बी tan थीटा, दैट विल बी tan थीटा, और ये tan थीटा क्या होगा, ई एस होगा, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो सीधी सी बात है, यहां से आप लिख सकते हो कि जो स्ट्रेन होगा वो 0.87 एफ वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां पर ई एस आ जाएगा। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आई, हाँ या ना? क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आई कि माइल्ड स्टील में एट द टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेन होगी वो कुछ यहां पर इस तरह से होगी, ठीक है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये जो है ना, अब सीधी सी बात है, इस वाले कर्व को, ये जो नीचे वाला कर्व है, इसको मैं किस में ले रहा हूं, डिजाइन पर्पज से ले रहा हूं। तो मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं कि यही मेरा क्या है, डिजाइन कर्व है, यही मेरा क्या है, डिजाइन कर्व है। क्या आपको ये बात समझ में यहां पर आ गई? चलिए, क्या आपको ये बात यहां पर समझ में आ गई? ठीक है, तो आई होप माइल्ड स्टील का जो ग्राफ होगा वो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का है ना, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्या है, स्टील है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, HYSD बोलेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, HYSD बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को स्टडी करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट ग्राफ होगा दैट विल बी अवर HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील। ये हमारा स्टील का नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। अब समझते हैं इसको बनाते समय। देखिए इसका जो कर्व होगा ना बच्चों, वो देखिए यहां पर एक कर्व ऐसा गया, अभी तो मैं एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रेस और यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रेन, ठीक है, क्या मिलेगा, स्ट्रेन। इसका जो एक्चुअल कर्व था
इसका जो एक्चुअल कर्व था वो एक्चुअल कर्व कैसा जा रहा था, चलिए दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं हम लोग इसको। ये देखिए एक्चुअल कर्व जो था वो ऐसे जाके ऐसे जा रहा था, याद है आप लोगों को। और एक पॉइंट था हमें यहां पर जिसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने स्ट्रेस लिखी थी मेरे वाई एक्सिस पे, उसको मैंने यील्ड स्ट्रेस कहा था। यही तो मेरा एक्चुअल कर्व था। और इसका जो स्लोप था इसको मैंने क्या लिखा था, ई एस लिखा था। ये भी शायद से आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद है, अगर नहीं समझ में आया तो जाओ वापस से प्रीवियस सेशन देखो और ये समझो, ठीक है। ये जितना सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स होते हैं ना, अब उनको अगर मिस करोगे तो गड़बड़ होती है, मिस मत करो, है ना। जो सीक्वेंस है उसी चीज को फॉलो करते जाओ, ठीक है। चलिए अब जैसा कि हमने माइल्ड स्टील में क्या करा था, जो हमारा एक्चुअल कर्व था, जो हमारा क्या था एक्चुअल कर्व था, उसको हमने किस में करा था, आइडियलाइज्ड कर्व या फिर अज्यूम कर्व में कन्वर्ट करा था। सिमिलरली हम लोग यहां पर भी क्या करेंगे, देखिए, है ना। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी यही चीज करेंगे। और जो मेरा कर्व होगा ये एफ आई के वहां से ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां से जाके इस तरह से सीधा हो जाएगा, है ना, इस तरह से सीधा आएगा। तो हल्का सा नॉन लीनियर और फिर देन इट विल बी स्ट्रेट, ठीक है, देन इट विल बी स्ट्रेट, ठीक है। एक सीधी लाइन ही खींच देते हैं ताकि आपको सीधा लाइन ही दिखे। ये देखिए क्लियर हो गई बात, ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें वो 0.8 FI तक लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या मैं इस FI का इस्तेमाल करूंगा डिजाइन पर्पस के लिए, तो आप जवाब दोगे नहीं, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको ये चीज यहां पर समझाना चाहूंगा कि ये जब वापस से हम लोग क्या करते हैं, हमारे इसी कर्व की तरफ जाते हैं। जब मैंने ये FI प्लॉट किया था ना, तो इस FI को प्लॉट मैंने इस तरह से नहीं करा था कि बस डायरेक्ट मुझे FI का वैल्यू मिल गया। FI को प्लॉट करने के लिए, उस यील्ड स्ट्रेंथ को प्लॉट करने का जो तरीका होता है वो ये रहता है कि हम क्या करते हैं, यहां पर स्ट्रेन पर एक पॉइंट लेते हैं जो हमको 0.2%, दैट इज 0.02%, दैट इज 0.02%, 0.02% को क्या लिख सकते हैं, 0.002 स्ट्रेन दिखाएगा। अब इस पॉइंट से एक ES स्लोप के पैरेलल एक पॉइंट खींचूंगा और वो जिस लाइन को क्या करेगा, कट करेगा ना, वो जिस लाइन को कट करेगा वही मेरा क्या होगा, ठीक है। वो जिस लाइन को कट करेगा वही पॉइंट मुझे मेरे HYSD बार का यील्ड स्ट्रेंथ दिखाएगा। ये बात समझ में आया। देखो अब आपके दिमाग में चाह रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा HYSD बार है अब वो उसके अंदर डक्टिलिटी कम हो गई है। तो हो सकता है जब उसका यील्ड फेलियर हो रहा होगा, जब उसके अंदर यील्डिंग हो रही होगी तो एक क्लियर फेलियर नहीं देगा। तो मुझे ये चीज पता है कि ग्राफ पे जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ होगा वो किसके करस्पॉन्डिंग आना चाहिए, वो मेरे 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग आना है। तो मैंने क्या करा, इस एक्स एक्सिस जो स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर 0.2% ऑफ स्ट्रेन को प्लॉट करा और एक लाइन ऐसी आगे की तरफ बढ़ाई, ऊपर की तरफ बढ़ाई विथ मेंटेनिंग अ स्लोप ऑफ ES, with maintaining a slope of ES, the modulus of elasticity। अब उसने इस कर्व को जिस पॉइंट पे कट करा, ये पॉइंट मुझे y एक्सिस पे यील्ड स्ट्रेंथ देगा। ये बात क्लियर हो गई बच्चों, है ना। और अगर ये बात क्लियर हो गई तो आगे समझते हैं फिर, ठीक है। तो आगे समझते हैं, मतलब ये कर्व अब हो गई मेरी, कौन सी कर्व हो गई मेरे पास यहां पर, आइडियलाइज्ड या फिर अज्यूम। क्या मैं इस कर्व को लेकर डिजाइन करूंगा LSM में, तो नहीं। आप क्या करोगे, यहां पर ऐसे आ जाओगे, आप यहां पर ऐसे आ जाओगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आके ऐसे जब जाओगे तो कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये FI नहीं रहा है, ये क्या हो गया, 0.87 FI हो गया, है ना, दैट इज 0.87 FI हो गया, ठीक है। अब जब ये 0.87 FI आया तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन चाहिए, मुझे इस फेलियर के करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, स्ट्रेन चाहिए। तो देखते हैं वो स्ट्रेन कितनी होगी। चलिए वापस से, अगर ये पॉइंट जो है मुझे 0.87 FI रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट मुझे 0.87 FI रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये समझिएगा वापस से वही लगाया, ES इज इक्वल्स टू क्या लगाया, ES इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां पर ये बेस आ गया मेरे पास कितना आ गया, 0.87 FY अपॉन में ES, है ना, 0.87 FY अपॉन में ES। तो
टोटल अगर देखा जाए तो जो टोटल फेलियर, टोटल स्ट्रेन इन द HYSD बार, total strain in the HYSD bar when the stress in the steel is 0.87 Fy will be this much. ये पूरी की पूरी स्ट्रेन जो होगी वो मेरे HYSD बार के अंदर होगी, HYSD स्टील के अंदर होगी जब उसके अंदर स्ट्रेस 0.87 Fy होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, है ना, यहां पर लिख रहा हूं कि अगर मैं यहां पर डिजाइन, है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करूंगा HYSD बार की, तो वो अभी भी कितनी रहेगी, 0.87 Fy ही रहेगी, पहली चीज। और अगर मैं स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेन एट दिस स्ट्रेस लेवल लिखना चाहूं तो वो क्या होगा मेरे पास, वो होगा 0.87 Fy अपॉन में ES प्लस 0.002। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं, डब्बे में डाल देते हैं, और डब्बे में लिखी बात हमेशा याद रखना भैया, डब्बे में लिखी बात हमेशा याद रखना। ये देखो, समझ में आ गई बात, क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को ग्राफ या नहीं? ठीक है, क्लियर हो रहे हैं ग्राफ या नहीं? चलिए, अब यहां पर एक पार्ट होता है जो मैं अधिकतर बच्चों को समझाता हूं, तो उसे भी देखते हैं हम लोग। देखिए, अब सीधी सी बात है, अगर अपन ने डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की बात करी तो 0.87 Fy आया था। यहां पर अगर स्ट्रेन की बात करी थी तो हमें क्या मिला था, 0.87 Fy अपॉन में ES मिला था। क्लियर? अगर मैं यहां पर ये स्ट्रेस को क्लियर, ये स्ट्रेन को कैलकुलेट करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं? तो आप जवाब दोगे हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला और कैलकुलेटर दोनों हैं, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों भैया? यहां पर देखो, Fy फॉर माइल्ड स्टील कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, पहली चीज तो ये। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना बताया था, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा। तो अगर मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चों, अगर मुझे यहां पर स्ट्रेन इन माइल्ड स्टील कैलकुलेट करना था, अगर मुझे यहां पर स्ट्रेन इन माइल्ड स्टील कैलकुलेट करना था, तो मैं यहां पर क्या करता, ये सारी वैल्यू लिख देता हूं। तो 0.87, यहां पर Fy कितना आ रहा है, Fy कितना आ रहा है, 250 आ रहा होता, और ES 2 × 10⁵ आ रहा होता। ठीक है, तो अपन इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.87 × Fy अपॉन में 2 10⁵। तो इससे आंसर मिल रहा है मुझे यहां पर 1. एक बार मैं चेक कर लेता हूं, डिड आई कैलकुलेटेड राइट और नॉट। इट इज 1.0875 × 10⁻³ ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास, है ना, स्ट्रेन आ गई फॉर द माइल्ड स्टील, है ना। सिमिलरली आगे की तरफ देखते हैं, किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग यहां पर, HYSD स्टील के लिए। तो अगर HYSD स्टील के लिए लिख रहे हैं और मेरे पास जो ग्रेड है वो 415 है, तो अगर 415 है तो इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो एट द टाइम ऑफ फेलियर जो स्ट्रेन होगी मेरे स्टील में वो कितनी हो जाएगी, 0.87, है ना, कितनी हो जाएगी, 0.87, है ना। अब Fy की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, Fy की जगह क्या पुट करेंगे, 415 पुट करेंगे, 415 पुट करेंगे, 0.87 Fy अपॉन में ES दैट इज 10⁵ और प्लस 0.002। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। अगेन वी मस्ट कैलकुलेट इट। यहां जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी 3.80 × 10⁻³ ये चीज मिलेगी। उसी तरह से अगर मुझे कैलकुलेशन करना हो किसके लिए, Fe 500 के लिए कैलकुलेशंस करना होगी, तो इसके लिए जो यील्ड स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हो जाएगा, 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, अब यहां पर अगर मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो देखिए क्या मिलेगा मुझे स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए, ये देखिए 0.87 इंटू, यहां लिखा हम लोगों ने 500 अपॉन में क्या लिखा, 2 × 10⁵ लिखा और प्लस करके 0.002 लिखा। तो इसका आंसर बता दीजिए बच्चों। तो इसका आंसर आ रहा मेरे पास
4.175 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपने हमसे सिंपल कैलकुलेशंस क्यों करवाई। आगे जाके कहीं जगह पे ऐसी बातें आएंगी जहां पर मुझे आपको ये चीजों को समझाना पड़ेगा, मुझे अगर आपको ये चीजें समझाना पड़ेगी। और उसी तरह से मैं एक और बात है ना, मतलब आपको बेसिकली क्या याद रखना है, बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्ट्रेन की वैल्यूज आई थी स्टील के अंदर वो कुछ इतनी आई थी, है ना, और यहां पर ये इतनी थी, कहां पर, HYSD बार्स के लिए, जब ग्रेड 415 और 500 रखा गया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। एक बार और एक चीज रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी मेरा HYSD बार रहेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा RCC में करेंगे, तो जब भी मेरा फेलियर हो रहा होगा, तो स्ट्रेन 0.87 FY/ES + 0.002 रहेगी या इससे ज्यादा हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ होगी वो 0.87 FY से कभी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं होप करता हूं आपको ये सारे अजम्पशन समझ में आए होंगे, है ना। ये जितने भी अजम्पशंस हैं, इन्हीं सारे अजम्पशंस को हम लोग ध्यान में रख के क्या करेंगे, हमारा लिमिट स्टेट मेथड को आगे बढ़ाएंगे। हर स्ट्रक्चर मेंबर को जहां पर मैं लिमिट स्टेट मेथड की मदद से डिजाइन करूंगा वहां पर इन अजम्पशंस को ध्यान में रखूंगा। ठीक है, और वो किस तरह से ध्यान में रखा जाता है वो मैं आपको, जब जो मेंबर आएगा, जो नेचर ऑफ फोर्स आएगा जिसके अगेंस्ट मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सेशन को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।